जी, आज हमने फिर 3-4 मुद्दों पे बात करनी है। अपने ख्यालात साझे करने हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मेरी सोच क्या है? पहला जो मुद्दा है ना, तो हम मुआवजा करेंगे। हमने जनरल ज़िया को भुगताया, हमने परवेज मुशर्रफ को भुगताया और हम जनरल आसिम मुनीर को भुगत रहे हैं। इनका हम तकाबली जायजा लेंगे। बल्कि मेरे कई ऐसे बुजुर्ग होंगे, माएँ होंगी या मेरे वालिद की जगह होंगे बुजुर्ग, जिन्होंने इससे भी पहले याहिया को देखा होगा, भुट्टो को देखा होगा। हमने तो नहीं देखा। बहरहाल हम इन तीनों का तकाबली जायजा लेंगे। उसके बाद हम बहस करेंगे कि पीटीआई को इमरान खान चाहिए, लेकिन इमरान खान किस शक्ल में चाहिए? इमरान खान उनको चाहिए जुल्फकार अली भुट्टो की शक्ल में। आपको पता है, पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी सिंध में मशहूर कर रखा है कि वोटों से पहले एक रात भुट्टो आता है और लोगों को कहता है कि पीपल्स पार्टी को वोट डालने हैं। ये मेरी पक्की एक अंदरूनी सिंध जो सहाफी हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। तो पीटीआई को इमरान खान किस शक्ल में चाहिए, इस पे बहस करेंगे। फिर यूएई मुकम्मल तौर पे इजराइल के कैंप में चला गया है। उन्होंने अपना मुर्शद जो है ना वो बेंजामिन नेतन्याहू को मान लिया है। इसका सबूत पेश करेंगे। और सबसे बड़ी ताकत का सदर या बहरी कजाक पारेक, ये खुद इंकशाफ किया है डोनाल्ड जे ट्रंप ने। इसके अलावा पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर की खबरें आपके सामने रखनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यावी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 2 मई 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का। ये 2 मई का दूसरा वीलॉग है, आपके साथ दूसरा आमना सामना है। एक और मुद्दा मैं बयान करना भूल गया और वो मुद्दा है हमारी जो है ना वो फंड रेजिंग। मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल उसी तरह हिस्सा ले जिस तरह आपने रमजान में और ईद उल फित्र पे हिस्सा लिया। हम दाने डालेंगे भड़ोलों में। इसके अलावा हमारा पंखों का प्रोग्राम है, ज्यादा आप लेट न करें। इसके अलावा हमारा जो ग्रैंड प्रोग्राम है वो कुर्बानी का है, यानी 1 किलो गोश्त और 1 जोड़ा कपड़ों का, ये हमने देना है, ये टारगेट है। इसके अलावा आपने चैनल को लाजमी पर्सनली तौर पे सपोर्ट करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, जब तक ये चैनल अपनी फुटिंग्स पे, स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे खड़ा नहीं हो जाता। फिर आप कहते हैं कि मैं जारी भी रखूं, और मैं आपके सामने जारी रख रहा हूं। पहला मुद्दा अगर हम छेड़े ना, तो डोनाल्ड जे ट्रंप ने फ्लोरिडा में खिताब किया है और डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा है कि हम आबनाए हुर्मुज में एक जहाज रोकते हैं, उस पर फायर करते हैं, उसका जो हमला होता है वो भाग जाता है। जाहिर है उनके पास जैकेट्स होती होंगी, वो बेचारे पानी में छलांग लगा देते होंगे, लेकिन उसमें जो तेल होता है ना उस पे हम कब्जा कर लेते हैं, यानी तेल पे हम कब्जा कर लेते हैं। ये क्या हुआ? ये वो बंदा कह रहा है जो इस वक्त यानी दुनियावी तौर पे, सियासी तौर पे रूए जमीन पे सबसे ताकतवर शख्स है। मैं सियासी तौर पे कह रहा हूं। और जिसके हाथ में दुनिया की सबसे मौलिक आर्मी है, जिसके पास दुनिया के मौलिक तरीन हथियार है, और वो बड़ा एंजॉय कर रहा है कि मैं बहरी कजाक हूं। हालांकि ये पहले ईरानियों ने कहा था कि अमरीकी सदर जो है वो बहरी कजाक बन चुके हैं और वो कजाकों वाला काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंतहाई घटिया गुफ्तगू की है डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर के बारे में। इल्हान उमर एक बड़ी जबरदस्त कांग्रेस रुकन है, कीनिया से इनका ताल्लुक है, और इस एफसीन ज़ादे ने इल्हान उमर पे इल्जाम लगाया है कि अमेरिका में सेट होने के लिए इल्हान उमर ने अपने भाई के साथ शादी की। और ये कौन होती है जो हमें बताए कि हमने अमेरिका को कैसे चलाना है? आप इसके टुच्चेपन का अंदाजा करें कि वो खातून जीत कर आई है, वो कांग्रेस की रुकन है, चाहे उसका ताल्लुक कीनिया से है
چاہے اس کا تعلق جہاں سے بھی ہے، آپ نے شہریت دی، آپ نے قانونی حیثیت دی، اتنی پڑھی لکھی خاتون ہے الہان عمر، عمران خان کی جو ہے نا وہ بڑی مداح ہیں، عمران خان سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی، بنی گالہ میں پاکستان آئی تھی، یہ عمران خان کی حمایتی ہیں، عمران خان کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو اگر اس بات پہ جایا جائے تو امریکہ کا صدر رہا ہے باراک حسین اوباما، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، تو وہ بھی کالا تھا، اس نے آپ لوگوں پہ صدارت کی، اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا۔ بہرحال یہ ٹچا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے نا نفسیاتی ٹیسٹ ہوا اور بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ مجھے شیر دکھایا گیا، زرافت دکھایا گیا، ویل مچھلی دکھائی گئی اور ریچھ دکھایا گیا، اور میں نے ٹھیک طور پہ پہچان لیا ریچھ کو کہ یہ ریچھ ہے، یہ وہ فخر سے بتا رہا ہے۔ اور یہ بھی اقرار کر گیا ہے کہ میرا 3 یا 4 دفعہ نفسیاتی معائنہ ہو چکا ہے، جب نفسیاتی معائنہ ہوا تو اس کے لیے میڈیسن بھی ہوں گی۔ بہرحال یہ ٹچے نے نئی شورلی جو ہے وہ چھوڑی ہے۔ 15,000 کے قریب جو ہے نا رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یو اے ای نے جو شیعہ اوریجن ہیں افراد، ہمارے بہن بھائی، ان کو ڈپورٹ کر دیا ہے۔ اتحاد ایئر ویز کے 15 افسروں کو کمپنی نے بلایا اور ان کو کہا کہ آپ لوگ فارغ ہیں، نہ کوئی حساب کتاب نہ کچھ، اور یو اے ای بڑا خطرناک ثابت ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں، لگ رہا ہے، کیونکہ محتاط اندازی کے مطابق نا 10 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، افسر بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت اگر کسی چیز پہ کھڑا ہے تو وہ فورن ریمیٹنسز ہیں، اگر وہ بند ہوتی ہیں، سعودیہ، یو اے ای، موسٹلی کویت، قطر، تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا، یہ بات یو اے ای کو بھی پتہ ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو پی ٹی سی ایل ہے نا، اس میں 25% شیئرز ہیں ایمریٹس کے، وہ بھی وہ نکالنے پہ سوچ رہے ہیں، یعنی اس سے پی ٹی سی ایل دھڑام سے گرے گا۔ ہماری حالت آپ کے سامنے، ہم پہلے بھانڈے بیچ رہے ہیں اپنے گھر کے اور چیزیں بیچ رہے ہیں۔ بہرحال یو اے ای نے راستہ چن لیا ہے، اوپیک سے وہ نکل گیا ہے، اوپیک پلس سے وہ نکل گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اب کہہ رہے ہیں کہ وہ او آئی سی سے بھی نکل جائے گا۔ ایک اور خبر ہے امیر عباس صاحب کی، بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ خفیہ طور پہ جو اسرائیل کی فوج ہے وہ یو اے ای میں دیکھی گئی ہے، کیونکہ امریکہ پہ ان کا اعتبار کم ہوا ہے، امریکنز نے ان کو صحیح پروٹیکٹ نہیں کیا، تو اب میرا خیال ہے ڈائریکٹ انہوں نے پینگیں بڑھانا شروع کر دی ہیں جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ۔ پینگیں تو خیر کافی عرصے سے ان کی بڑھی ہوئی ہیں، پیچا ان کا پڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بھی خبر ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی فوجی آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس کے نام کے ساتھ حسین لگتا ہے، عباس لگتا ہے، علی لگتا ہے، ان کو جو ہے وہ ڈپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ کرے ایسا نہ ہو، اور ہمارے بہنوں بھائیوں کی جو روزی ہے وہ لگی رہے، کیونکہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 12 کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ آج آپ کو ایک اور انکلوسیو سٹوری بتانی ہے، آپ نے پہلی نہیں سنی ہوگی۔ یہ سٹوری ہے نرگس محمدی کی۔ یہ نرگس محمدی کون ہے؟ یہ ایران کی واحد نوبیل پرائز جو ہے نا وہ خاتون ہے، نرگس محمدی، جو پچھلا دسمبر تھا نا، اس میں نرگس محمدی کو گرفتار کیا گیا، اور ان پر الزام تھا کہ وہ جو مظاہرے ہوئے، حکومت مخالف جو کمپین چلی، اس کی یہ جو ہے نا یہ روح روان تھی، اور اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے جو ہے نا وہ قید خانے میں۔ ایرانیوں سے ہمیں پوری امید ہے، ہمیں پوری توقع ہے کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھ رہے ہوں گے، وہ طبی امداد دے رہے ہوں گے، وہ پاکستانیوں کی طرف بیہیو نہیں کریں گے جس طرح عمران خان اور ان کی بیگم کے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ رپورٹ ہو رہا ہے، ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے ایران میں، نرگس محمدی کی،
उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन पे जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया गया है। बहरहाल दिल नहीं मानता कि ईरानी इस तरह करेंगे, तो फाउंडेशन इल्जाम लगा रही है। और ये याद रखें कि ये नोबेल प्राइज जीत चुकी हैं, नरगिस मोहम्मदी। उसके बाद एक लतीफ़ा आपको सुनाना है। लतीफ़ा कौन सा है? लतीफ़ा ये है कि अतौल तारड़, अब जानते हैं ये खानदान कानून का धंधा करता है, यानी कोई चावलों का धंधा करता है, कोई आटे का, कोई गंदम का, कोई सीमेंट का, ये कानून का धंधा करते हैं। इनका जो बड़ा था रफीक तारड़, फिर बाद में इनाम के तौर पर उसको सदर बनाया गया, बहुत लंबी दाढ़ी थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में पहली दफा जज खरीदे थे। जब सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हुई थी, सजाद अली शाह, फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला, तो उसके पीछे मास्टरमाइंड इनका बड़ा रफीक तारड़ था। ये ब्रीफकेस भर के लेके गया था क्वेटा में, और क्वेटा का पूरा बेंच खरीद लिया था इसने, जिन्होंने सजाद अली शाह के खिलाफ बगावत कर दी। सजाद अली शाह मरहूम काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मैंने जो है वो फोन किया था आर्मी चीफ को कि जी हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए जब हमला हुआ। तो मेरे ख्याल है जहांगीर करामत थे, जाहिर है उन्होंने शरीफ खानदान के खिलाफ किधर वो मदद करते सुप्रीम कोर्ट की। तो ये तावला तारड़ साहब फरमा रहे हैं ये उन्हीं की औलाद हैं सारे। रफीक तारड़ साहब खुद तो गए अपना ब्रीफ केस लेकर, जो बलोचिस्तान लेके गए थे, आप ऊपर गए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान आसमान पर चमक रहा है, जबकि सरहद की दूसरी तरफ इंडिया वहां पे सो गए। मैंने सिर्फ ये तावला तारड़ को बताना था कि चमक रहा होगा पाकिस्तान, हमें तो नहीं पता, चमक रहा होगा बकौल आपके, क्योंकि आपने पॉलिश करनी है, आपने पहले जुबान पे घी लगाना है, फिर बूटों पे मारना है। हम तो वो है नहीं, हम किसी के बाप के गुलाम है नहीं। तो बिल्कुल आप चमक रहे हैं। वहां पे तकरीबन औसतन 2.5 रुपए यूनिट जो है वो बिजली मिल रही है। 2.5 से शुरू होती है और 11 रुपए पे खत्म हो जाती है इंडिया में। और जो ट्यूबवेल्स हैं जिम्मेदारों के, वो सब्सिडाइज हैं, वो तकरीबन मुफ्त चलते हैं। 270 रुपए की 50 किलो की यूरिया की बोरी है खाद की, और वहां सो गए। यहां पे चमक रहा है, यहां पे 54 रुपए का यूनिट पड़ रहा है जो है ना वो बिजली का। यहां आईपीपीज हैं, वहां आईपीपीज भी नहीं है। यहां पे आईपीपीज के जरिए जर्नैल साहबान हो गए, शरीफ खानदान हो गया, जरदारी खानदान हो गया, ये अरबों कमार हैं मंथली। इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में गल्फ स्ट्रीम भी नहीं है किसी वजीर आला के पास, कोई गल्फ स्ट्रीम नहीं है 11 अरब का, यहां पे है। तो बहरहाल पाकिस्तान चमक रहा है और वहां पे सफ़े मातम है। इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह वहां पे सफ़े मातम है। पाकिस्तान के 3, ये मेन स्टोरी है हमारी, पाकिस्तान के 3 ताकतवर डिक्टेटर्स, फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ थे। तीनों ने आइन और अदलिया की धज्जियां उड़ाई, कोई शक नहीं है। यानी आइन को रोंद के वो इक्तदार में, वरना आइन तो रोकता है। काकूल का जो हल्फ है वो कहता है कि मैं आइन की पाबंदी करूंगा, सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, मेरा सियासत से कोई लेना देना जो है वो नहीं है, ये हल्फ में है। कैद आजम ने स्टाफ कॉलेज क्वेटा में मना किया था कि बिल्कुल आपने ना सियासत में हिस्सा नहीं लेना। धज्जियां उड़ाई और तकरीबन अपने इक्तदार के 1.5-2 साल बाद मैशत को किसी हद तक संभालने में कामयाब हो गए। ये असल पॉइंट है। अयूब खान का दौर तो वैसे भी सनती तरक्की का दौर कहा जाता है, किताबों में भी लिखा हुआ है, बुजुर्ग भी बताते हैं, महंगाई भी नहीं थी। फिर मुशर्रफ देखें आप, ज़िया का यही हाल था, ज़िया के दौर में महंगाई पे कंट्रोल था, वो किसी हद तक संभालते थे, कामयाब हो गए। क्योंकि अब वजह क्या थी? क्योंकि उस वक्त अवाम में एक आम तासुर फैलाया गया था कि सियासतदान सारे चोर हैं। ये नारा लेकर वो टेक ओवर करते,
और फौज मुल्क के साथ मुखलिस है। अवाम भी यही समझती थी कि जो सबसे डिसिप्लिन्ड इदारा है, जो सबसे मुखलिस इदारा है, वो जर्नैल है, वो फौज है। इस बयानिए की वजह से अवाम डिक्टेटर को पसंद करती थी। 99 में जब मुशर्रफ ने कू किया, नवाज शरीफ को किक आउट किया, तो मिठाइयां बांटी गई। मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं कि यहां पिंडी में मिठाइयां बांटी गई जी। और अमरीकी आशीर्वाद की वजह से इमदाद भी काफी मिलती थी, ये पॉइंट है। क्योंकि जब वो आते थे तो अमेरिका की इजाजत से आते थे ना, वैसे तो टेक ओवर नहीं करते थे। ये जो कुछ हो रहा है इमरान के साथ, ये अमेरिका की इजाजत से हो रहा है जी। इमदाद भी काफी मिलती थी, नतीजे में मैशत संभल जाती थी। चौथा, बड़ा डिक्टेटर जनरल आसिम मुनीर आया है, यानी उनके जो दौर थे, एक तो लोगों ने मिठाइयां बांटी, दूसरा मैशत संभली। लेकिन अब खास पॉइंट है, चौथे जो डिक्टेटर हैं, माने या न माने, वो जनरल आसिम मुनीर आए, जिसका अब 4 साल जिसको अब 4 साल जो है वो होने वाले हैं। ठीक हो गया जी। सबसे ज्यादा जुल्म भी इसी ने किया है, कोई शक नहीं है। अब देख लें कितने लोग, मुरीद के हो गया, डी चौक हो गया, 9 मई हो गया, सारा इन्हीं के दौर में हुआ है जी। सबसे ज्यादा अमेरिकी हमायत भी इसको हासिल है। माय फेवरेट फील्ड मार्शल पत्नी वो 10 से ज्यादा दफा कह चुके हैं। खैर वो सारों को कहते हैं, ज़िया की भी यही पोजीशन थी, याया की थी, मुशर्रफ की थी, सबकी यही थी जी। अपनी मर्जी का आइन भी बनवा लिया है, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, ताहयात इस्तिस्ना भी ले रखा है। आप रिटायरमेंट के बाद भी कोई केस नहीं कर सकते, कोई अदालत तलब नहीं कर सकती। हाँ, एक अदालत है, अल्लाह पाक की अदालत, वो कब तलब कर ले उसको नहीं पता जी। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्क की मैशत जैसी 4 साल पहले थी, उससे बहुत नीचे जा चुकी है। कल की बात है इमरान खान, यानी जितना रेट अब आलमी मंडी में तेल का है ना, अब इससे भी ज्यादा था। ये जो आलमी मंडी लगाते हैं ना, जितनी अब कीमत चल रही है उससे ज्यादा रेट था। और पाकिस्तान में पेट्रोल कितने का था? 150 का, आपको याद होगा। हालांकि उस वक्त भी हम तनकीद कर रहे थे कि ज्यादा है, लेकिन 150 का था। जो ज़र मुबादले के ज़खायर थे वो ज्यादा थे। सेहत कार्ड लोगों के पास था। 70 लाख जो है वो नौकरी क्रिएट हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है जीडीपी ग्रोथ। 6.1 ग्रोथ थी। और मुकम्मल जिम्मेदार वजीर आजम, एक दिन में 2-2 दफा मीडिया के सामने आना, मीडिया के सवालात के जवाब देना, इंटरनेशनल मीडिया को फेस करना, ये करे ना। इसी मोहम्मद मालिक ने इमरान खान के सामने बैठ के कहा था कि मैं वजीर आजम का गिरबान पकड़ूंगा, वजीर आजम का, खान को सामने बैठ के। ये शरीफ खानदान को ऐसा कहें ना, ये मुख्यमंत्री को कहें जो रोजाना नए शगुफे छोड़ रही है, नए मंसूबे बना रही है, इसको कहें? नहीं कह सकते। तो इन 4 साल में क्या हुआ आपके सामने है। उसके बाद पाकिस्तानियों की रिकॉर्ड तादाद मुल्क छोड़ के जा चुकी है जी। कई मल्टीनेशनल कंपनियां कारोबार बंद करके जा चुकी हैं, आपके सामने। 100 अरब डॉलर्स मुल्क से बाहर मुंतकिल हो चुका है। बकौल वजीर दाखिला, मैं या कोई अपोजिशन का बंदा नहीं, वजीर दाखिला 100 अरब डॉलर। एक्सपोर्ट्स बस बड़ा नाम रह चुकी हैं, कोई चीज हम बाहर नहीं भेज रहे। ज्यादातर जो बाहर भेजते थे वो गारमेंट्स थे, टेक्सटाइल, वो बंद पड़ी हैं जी। मुल्क सिर्फ पेट्रोल और बिजली के बिलों पे चल रहा है। टोटल जो आमदनी का जरिया है, मैंने सुबह बताया था आपको कि इस जंग को इन्होंने मौके के तौर पे इस्तेमाल किया। यकीन करें,
यकीन करें मौके के तौर पे इस्तेमाल किया। हमारे गांव में बड़ी पुरानी बात है, वो बुजुर्ग बताते हैं, हमारे गांव से पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर गुजरती है, थल प्रोजेक्ट मेरे गांव से गुजरती है। तो वहां अमूमन लाशें आती हैं, दरिया सिंध है, साथ ही दरिया सिंध से वो नहर निकलती है, लाशें आती हैं। पता नहीं कहां कहां से, कश्मीर से जो आ रहा है, एक लाश आई वहां पे। तो वो लड़के जो नहाने वाले हैं ना, वो निकाल लेते हैं, फिर ऐलान कराए जाते हैं कि जी। बहरहाल वहां पे लाश निकाली गई। लाश आपको पता है पानी में फूल जाती है। तो बाहर लाश निकाली गई ना, 2-3 लड़के थे, उन्होंने जो है ना वो 2 लड़कों को कहा कि लोगों को बताओ, लोगों को बुला के ले आओ, फिर ऐलान शलान। 2 लड़के चले गए। तीसरे लड़के ने देखा कि उंगली में बड़ी मोटी सोने की अंगूठी थी लाश के, लेकिन वो उंगली बहुत मोटी हो गई थी, फूल गई थी। उसने बड़ी ट्राई की अंगूठी उतारने की, अंगूठी न उतरी। उसने क्या किया, उसने जी वो उंगली मुंह में डाली और इस तरह अंगूठी को दांत निकाल के खींचने की कोशिश की, तो वो उंगली ही अलहदा हो गई, लाश की उंगली। अंगूठी तो जाहिर है किसी न किसी तरीके से उन्हें निकाली, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई लड़की की। खराब क्या हो गई, आधे घंटे के अंदर वो लड़का मर गया। वो बाद में पता चला कि वो जो लाश थी उसको सांप ने काटा था, परहैप्स शायद, या कोई और उसमें जहरीली चीज थी। उसने वो अंगूठी उतारी, अंगूठी उसके साथ पड़ी थी, वो लड़का जो है ना वो मर गया। ये वो लोग हैं, ये अंगूठियां मुंह से निकालते हैं, कसम खुदा की ये वो लोग हैं, ये कफन चोर हैं। इनके वो जो सुबह आपको बताया 2 टावरों वाला, आप एक तो वीलॉग नहीं सुनते, आपके पास टाइम ही नहीं होता। 2 टावरों वाला नूरपुर शाह बगैर बताए गिरा दिया गया। बरी इमाम की आबादी, सैदपुर, पाकिस्तान बनने से पहले के देहात। अब ये यहां पे रहता है, यहां अपार्टमेंट है चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क का, नेवल चीफ संदेले का, ख्वाजा आसिफ का, ख्वाजा आसिफ के बेटे का, कशमाला तारिक का, उनके हैं। रात को थड़थली मच गई कि ये क्या है जी। और बाद लोग कहते हैं कि वहां पे वो रहते नहीं है, ये एप्स्टीन जजीरा है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ये ट्विन टावर्स ये एप्स्टीन जजीरा है, उन्होंने रखे हुए हैं। मेरा मतलब उन्होंने रखे हुए हैं, 2 घंटे 3 घंटे इस्तेमाल की और खली वली, ये एप्स्टीन टावर्स हैं। वहां पे बात आई तो चीखें निकल गई। अब नेवल चीफ का अपार्टमेंट और कोई गिरा दे, ख्वाजा आसिफ के बेटे का, चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क, साबका वजीर आजम, निगरान, उसका कौन गिरा सकता है? नस्ला टावर कराची में गिरा गुलजार के दौर में। बहरहाल जी वहां पे ये वो लोग हैं, ये अंगूठियां उतारने वाले लोग हैं, ये मारने। वो पी रहा है कि पैरा फोर्स है, वो रेडियां किस तरह उलट रही है, प्याजों के ऊपर जो है ना वो बूट रख के खड़े हैं। यहां पे पर जलने शुरू हो गए। तो बहरहाल बात हम ये कर रहे थे कि पेट्रोल इन्होंने मौका बना लिया, जंग पे खुश हैं, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारते हैं। 120 रुपए तक लेवी ले गए पर लीटर। खुद वो बलोचिस्तान में 15 रुपए का लेते हैं, 30 रुपए का लेते हैं। यानी जो मैक्सिमम कीमत मुझे बता रहा था बंदा बलोचिस्तान में पेट्रोल की, वो 45 रुपए बता रहा था, जो ईरान से आता है 45 रुपए। और कराची देते हैं, लाहौर देते हैं, 400 का आपको मिल रहा है, अपना 45 रुपए का। और ये जो ट्विन टावर है ये किसी को हिस्सा नहीं मिला, ठीक हिस्सा नहीं मिला। उसने शरारत कर दी कि मेरा हिस्सा किधर गया। इसमें एक ब्रिगेडियर साहब आ रहे हैं, असद मुनीर साहब,
अब ऐसा मामला हो और फौजी अफसर ना हो, ये कहां लिखा है? जिन्होंने खुदकुशी की वो सीडीए के रुकन थे, मेंबर थे, ब्रिगेडियर असद मुनीर, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी कि मुझे बदनाम किया जा रहा है और पुलिस आती है एंड सो। पेशावर के सेक्टर कमांडर थे किसी दौर में, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी इसी चक्कर में। बहरहाल ये नहीं गिरेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये गिरें। अगर गिरेंगे तो पहले अरबों रुपए पे किए जाएंगे, उसके बाद गिरेंगे। अव्वल तो गिरेंगे नहीं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये अंगूठियां उतारने वाले हैं, इन्होंने जान को मौका। ये मुल्क चल रहा है जी बिजली के बिलों पे, और ये मुल्क चल रहा है जी इस पे पेट्रोल पे चल रहा है, और ये मुल्क चल रहा है डीजल पे। कोई आम बंदा फील्ड मार्शल को जुगत मार दे तो उस पर मुकदमा हो जाता है। और फील्ड मार्शल की अपनी हालत यह है कि आज अमेरिका हाथ उठा ले तो उसका अपना इदारा उसका तख्ता उलट दे। सिंपल सी बात है, सिंपल। मैं नहीं कह रहा, आप मुझे फटे न लगवाएं। हमीद गुल ने कहा है, बाबाए आईएसआई ने कहा है, बाबाए तालिबान ने कहा है, डीजीआई लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल कि जी हमारा चीफ अमेरिका लगाता है, पेंटागन लगाता है। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये बाकी जर्नैलों को पता है अमेरिका की हिमायत हासिल है, चुप। आज उन्हें पता चल जाए कि अमेरिका पीछे हट गया, आप देख लेंगे कौन से इस्तिस्ना, कौन से 5 साल। बहरहाल, जबकि बयानिया यह बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की सुलह करवाने की कोशिश में यूरोप से आगे निकल चुका है, ये बयानिया बनाया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, गोरियां आ रही हैं, उनकी पंडलियां, उनकी टांगें, उनके ब्लॉन्ड, तो ये यूरोप से आगे निकल गया है। आखिरी जो हमारी खबर है ना, ये रात को इंकशाफ किया है उज़्मा खान ने। उज़्मा खान आप जानते हैं इमरान खान की बहन है, डॉक्टर हैं। जब इमरान खान वजीर आजम थे ना, यकीन करें कि इमरान खान मेरे ग्राई भी हैं, मियां वाली के हैं, बेसिकली मैं भी मियां वाली का हूं। मैं इमरान खान की बहनों के बारे में नहीं जानता था कि इमरान खान की 4 बहनें हैं, और इमरान खान, ये मुझे पता था कि इमरान खान इकलौते हैं, लेकिन अलीमा खान कौन है, डॉक्टर उज़्मा कौन है, नौरीन न्यारी कौन है, हसन, ये मुझे नहीं पता था। तो इनका बाद में वो रात को ट्विटर स्पेस में आती हैं और वो कहती हैं कि उनको बताया गया है कि पीटीआई की क़यादत नहीं चाहती कि खान साहब बाहर आए, और उसकी मिसाल उन्होंने दी कि पीटीआई के अपने लोग हैं जिन्होंने जर्नैलों से कहा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कहा, राना सनाउल्लाह को कहा कि इन बहनों की मुलाकात रोकें, क्योंकि जो इनको भाई अंदर कहता है ये बाहर आके बता देती हैं। भाई कहता है एहतजाज करो या हड़ताल करो या स्ट्रीट मूवमेंट, ये आके बता देती है। जब ये बताती हैं तो हम पे दबाव आता है सोशल मीडिया का। 3 करोड़ वोटर है खान का, वो हम पे दबाव डालते हैं, वो हमें चूड़ियां भेजते हैं, वो हमारी मीम्स बनाते हैं। तो डॉक्टर उज़्मा खान ने इंकशाफ किया कि पीटीआई की जो क़यादत है उन्होंने मुलाकातें रुकवाई हैं, और मैंने आपको बताया कि पीटीआई इमरान खान को बाहर चाहती है, बाहर, लेकिन भुट्टो की सूरत में। ये मैं इनको बगैरतों को बता दूं, लानतियों को, कि अल्लाह इमरान खान को कायम दायम रखे, सलामत रखे, बाहर निकाले, पीएम बनाए। खान को कुछ हो गया ना तो वो जो शेरू है, लकी मरवत वाला शेरू, ये सुहेला अफरीदी, टरेबाज, ये बैरिस्टर गौर खुसरा, इनको लोग इनकी आके ना उसमें बक्सों में, संदूकड़ियों में पेशाब करेगा। ये क्या समझते हैं अपने आप को? यानी भुट्टो के साथ जो कुछ हो रहा था ना, तो खार ने कितनी मौजें की। आपको खार का वाकया भी सुनाऊंगा। एक बगैर शलवार के जब वो भागा, शलवार नहीं थी गवर्नर की, तो उसने बड़ी मौजें की भुट्टो के सर पे। लोग कत्ल कराए, औरतें तो पत्नी छोड़े ना औरतें। यानी एक सरकारी अफसर कहता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पे हमारी ड्यूटी थी, हम लड़की चुन के लाते थे। ये एफसीन टाइप का किरदार है ये खर, मुस्तफा खर।
भुट्टो के साथ जो कुछ हो रहा था ना, तो ये कोर कमांडर पिंडी लेफ्टिनेंट जनरल फैज अली चिश्ती के गोदों में बैठा था। उस वक्त मुझे निकालो। और फैज अली चिश्ती खुद कहते हैं कि मैं हंसता, यार कल तक उसने तुम्हें गवर्नर पंजाब बनाया, तुमने इतनी मौजें लूटी, तुमने गेट वन बाय वन फ्री का सिलसिला चलाया तहमीना दुरानी के साथ, जो आजकल शहबाज शरीफ की बीवी है, कि शादी मुझसे तहमीना से और तल्लुकात मेरी छोटी बहन अदीला से, मुझे इधर घर में काम पे लगा के वो निकल जाते। छोटी बहन, ये वो बंदा है। ये सारा कुछ भुट्टो के सर पे किया। सुहेल आफरीदी किसकी वजह से वजीर आला है? महमूद खान अचकज़ई 2 दफा पैदा हो जाए अपोजिशन लीडर बन सकता है? इलामा राजा नासिर अब्बास मोहतरम है, बन सकते हैं अपोजिशन लीडर? तो फैज अली चिश्ती कहते हैं कि मेरे गोदों में बैठा हुआ था कि मुझे निकालो, और फिर फैज अली चिश्ती ने निकाला, खर को निकाला। लंदन पढ़ लें। अब पीटीआई वो कहती है कि हम इमरान को भुट्टो की तरह ट्रीट करें। मैंने आपको पहले इब्तिदाई में बताया ना कि सिंध में कोई कहता है मैंने रात को भुट्टो देखा, कोई कहता है मैंने दिन के वक्त भुट्टो को देखा। ये फरियाल तालपुर और शादी मरी और ये उधर का धंधा चल रहा है भाई। उस दिन एक वजीर ने कहा है कि जी जो कुल्हाड़ी चला रहा है लड़का, जो बाप की मदद कर रहा है खेतों में, अगर वो एआई पे आ जाए, कंप्यूटर पे आ जाए, तो उसके लिए नुकसानदेह है। ये वजीर कह रहा है। नुकसानदेह उस बच्चे के लिए नहीं है, नुकसानदेह इन गिद्धों के लिए है, इन लानतियों के लिए है, इन गोरों के मुखबरों के लिए है, जागीरदारों के लिए, जिन्होंने कुत्ते नहलाए, जिन्होंने लिड इकट्ठी की, घोड़ों की लिड खाई, मुखबरियां की और घोड़ी पाल मुरब्बे लिए, उनके लिए खतरा है वो लड़का। अगर वो पड़ जाए तो कौन वोट देगा इनको? तो पीटीआई चाहती है कि इमरान खान उस सूरत में बाहर आए और फिर बाद में हम एक लंबी सियासत भुट्टो की तरह वो करते रहें। सुबह दोपहर शाम इन पे लानतें डालें, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो इन पे लानतें डालें, इनको शर्म दिलाएं। कोई करीब रहता है तो उसे चूड़ियां पहनाएं, उसे चूड़ियां गिफ्ट करें कि 3 करोड़ में वो एक मर्द निकला। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम लोग नाड़े वाली शलवारें पहनते हो? साड़ियां पहन लो सालो, स्कर्ट पहन लो और वो क्लींजिंग करा लो टांगों से, बाल साफ करा लो, शादियों में नाचो। बैरिस्टर गौर के इतने पैसे होंगे महक मलिक की तरह। वकास अकरम ने पहले झांड रखी हुई है, गंडापुर ने पहले औरतों की तरह झांड रखी हुई है, मुंह से मुनवा ले, नायका बन जाए। बहरहाल पीटीआई चाहती है इमरान खान खुदा न खास्ता भुट्टो की सूरत में बाहर आए। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।